सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज मैं आपसे तस्लीमा नसरीन जी की बुक औरत के हक में के भाग 6 को आपसे साझा करूंगी। इस लेख में भी तस्लीमा नसरीन जी ने महिलाओं से जुड़े बहुत सारे अहम सवाल उठाए हैं और महिला शोषण के रूपों को दर्शाया है। इन सभी रूपों को आप जानेंगे इस लेख के माध्यम से। लेखिका लिखती हैं, हमारे समाज में शादी की उम्र हो गई जैसी बात कहने का एक रिवाज है, जो समाज के विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न आकार के डंक की तरह किशोरावस्था पार कर चुकी लड़कियों के शरीर में चुभोया जाता है। दरअसल लड़कियों के मन में डाला गया यह एक दबाव है, जिसके चलते लड़की प्रेमासक्त होने, भाग जाने और आत्मघाती होने के लिए मजबूर होती है। इससे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय अभिभावक एक तरह से अपने जिम्मेदारी से मुक्त होने में सफल होते हैं। उच्च वर्गीय लड़कियों की शादी काफ़ी हद तक खरीद फरोख्त जैसे कारोबार की तरह होती है। लड़की से ज़्यादा आकर्षक है उसकी संपदा जिसकी जितनी होगी वह उतनी ही अच्छी बिकेगी। पहले 5 वर्ष की उम्र में लड़कियां घूंघट डालकर ससुराल आती थी। इसमें धनी गरीब सभी समान थे। अब भी गांव की लड़कियां जो उम्र पूछने पर अपनी उम्र नहीं बता पाती, उनसे पूछना पड़ता है शादी की उम्र में मासिक रजस्राव हुआ था या नहीं, और यदि हुआ था तो कितनी बार होने के बाद शादी हुई थी। अगर लड़कियां रजस्राव का हिसाब दे पाती हैं तो उनकी शादी की उम्र का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि रजोदर्शन की एक निश्चित उम्र होती है। एक बार शादी की उम्र का पता लग जाने के बाद वास्तव के वर्षों का हिसाब लगा लेने पर लड़की की उम्र का पता चल जाता है। अभी तक गांव में, और सिर्फ गांव में ही क्यों, शहर के आसपास और शहरों में भी शिक्षा, चिकित्सा, पोषण और स्वस्थ रहन सहन से जो लड़कियां वंचित हैं, उनके 3 हाथ लंबा होते ही शादी जैसा खेल शुरू हो जाता है। बांग्लादेश में 15 से 19 वर्ष की उम्र की 75% लड़कियां विवाहित हैं, जबकि पाश्चात्य यूरोप में इस उम्र की लड़कियों के 1% का भी विवाह नहीं होता। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का कहना है, स्त्री की उम्र यदि 16 वर्ष से कम हुई और पति के लिंग ने पत्नी की योनि का स्पर्श किया तो इससे जो घटना घटित होती है उसे बलात्कार कहा जाता है, और बलात्कार एक कानूनी जुर्म है। एक समय ऐसा भी था जब रजोदर्शन से पहले ही लड़कियां विधवा हो जाया करती थीं। गुड्डे गुड़ियों के खेल की उम्र में ही शाकाहारी भोजन और एकादशी व्रत का पालन करते हुए नारी जन्म लेने का प्रायश्चित करती थी। अब भी कर्मागत रूप से संतान धारण करने और पालन करने में किशोरावस्था पार कर जब तक यौवन पंखुड़ियां फैलाता है, तब तक वह लड़की सामाजिक वार्धक्य ढोने लगती है। जो भी लड़कियां पढ़ाई लिखाई करेंगी वह विधवा होगी। इस तरह का वहम बंगाली लड़कियों में बहुत दिनों तक था। बहुतों का कहना था अब जमाना बदल गया है। आखिर जमाना कितना बदल गया है? कितनी लड़कियां किताब कॉपी लेकर स्कूल जाती हैं, कितनी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाती हैं, और जाती भी हैं तो उनमें से कितनी लड़कियां हैं जो सामाजिक रूढ़ियों को लांघती हुई सही रूप से शिक्षित होती हैं। विश्वविद्यालय की सर्वोच्च डिग्री प्राप्त अनेक लड़कियों को कहते हुए सुना है, मेरे साहब अभी तक घर नहीं लौटे, या मेरे पति कर्ता कल विदेश गए हैं। साहब शब्द का मूल अर्थ है शासनकर्ता, सम्राट। नवाब साहब, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब इत्यादि साहब शब्द का समान सूचक व्यवहार है। जाने माने यूरोपीय पुरुष या विदेशी पुरुषों के मामले में यह शब्द व्यहत होता है, जैसे लाट साहब, चीन साहब, जापानी साहब वगैरह। पति को साहब या कर्ता कहने की रीति कब से है यह मैं नहीं जानती। पहले पति का नाम लेना स्त्रियों के लिए मना था। बांग्लादेश के गांव में अभी तक इस अद्भुत रीति का प्रचलन है। शहर या नगर के मामले में इस नियम का थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण हुआ है। अल्प शिक्षित और अधिक शिक्षित दोनों तरह की स्त्रियां पति का नामोच्चार न कर विकल्प के तौर पर साहब या कर्ता शब्द का व्यवहार करती हैं। इनके जीवन में इनके साहब के आदेश के बिना कुछ भी घटित नहीं होता है।
मैं कई चिकित्सक महिलाओं को जानती हूं जो पति की विदेश नौकरी की गारंटी और अपनी नौकरी की अनिश्चयता को ध्यान में रखकर सिर्फ पति की संगिनी बनकर विदेश चली जाती हैं। इसके बाद जो घटना घटती है वह है पति देव मजे से नौकरी करते हैं और पत्नी बेचारी रसोई घर में प्याज काटती है या फिरंगी डिशें पकाती है। चिकित्सा विज्ञान के बदले पाक कला के पीछे 5-6 वर्ष तक परिश्रम करने से इनका वर्तमान जीवन अधिक बेहतर होता, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई स्त्री बड़े गर्व से कहती है, मेरा पति नौकरी करना पसंद नहीं करता, उसका पति मछली खाना पसंद नहीं करता इसलिए उसका मछली पकाना मना है, उसका पति घूमना पसंद नहीं करता इसलिए वह कहीं सैर जाना मना है। इस परिस्थिति में पत्नी की पसंद नापसंद की कोई परवाह ही नहीं करता। हमारे देश के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर और उसकी पत्नी विदेश में 12 वर्ष रहने के बाद स्वदेश लौटे हैं। वे दूर के एक रिश्तेदार से बातें कर रहे थे। बात खत्म होने के बाद रिश्तेदार जब जाने के लिए खड़ा हुआ तो विदेशी अभ्यासवश वाइस चांसलर से हाथ मिलाया। फिर उसने उसकी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं वहां मौजूद थी। मैंने पाया कि वाइस चांसलर की पत्नी, मुझे उनका नाम मालूम नहीं क्योंकि वे खुद को वाइस चांसलर की पत्नी के नाम से जाने जाने में ही अधिक गर्व महसूस करती थी। अपने दाहिने हाथ की उंगलियां सिकोड़ते हुए ऐसा कर रही हैं मानो इस पाप कर्म की ओर हाथ बढ़ाने को वे जरा भी सहमत नहीं। 2 बार उन्होंने तिरछी नजरों से देखा कि उनके साहब या पतिदेव परेशान तो नहीं हो रहे हैं। इसके बाद उनके घर में क्या घटना घटी होगी मुझे मालूम नहीं। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ कि गैर मर्द का स्पर्श करना एक स्त्री के लिए कितना तिरस्कार भरा काम है। दिसंबर का महीना चल रहा है। 18 साल पहले 9 महीने तक संग्राम चलने के बाद जिस महीने में बांस में गाढ़े हरे रंग के ऊपर लाल रंग के बीच पीले रंग के नक्शे वाले कपड़े के टुकड़े को बांधकर बच्चों के साथ एक समूह ने सारे प्रांगण में जय बांग्ला का नारा लगाते हुए जुलूस निकाला था, वह भी दिसंबर का ही महीना था। मयमन सिंह शहर में 71 के मार्च से नवंबर तक बड़ी मस्जिद के इमाम साहब ने अपने हाथ से आदमियों को जिबह करके कुएं में डाला था। इसी महीने कुएं से अनगिनत राशे निकाल कर शहरवासी उसमें जाने पहचाने चेहरे ढूंढ रहे हैं। मेरे रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं युद्ध में मारे गए और अचानक गुम हो गए परिजनों को। पाकिस्तानी सैनिक रुपए पैसे लूटकर जाते जाते हमारे घरों में आग लगा गई। मेरे पिता को पकड़कर बूट और बंदूक के कुंदे से मारा। 2 चाचाओं का गोली मारकर रास्ते के किनारे फेंक गई। मेरे भाई की दाहिनी आंख निकाल ली। इसी महीने मुक्ति संग्राम में सम्मिलित 3 मामाओं में से 2 लौट आए हैं। 16 दिनों बाद कैंप से मेरी 21 वर्षीय खाला लौटी हैं। पड़ोसी जिन्होंने युद्ध किए उनमें से किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं, फिर भी उनके स्वजन उनके लौटने की खुशी में पागल हो गए थे। वह महीना दिसंबर का ही था, लेकिन मेरी खाला का लौट आना किसी ने नहीं चाहा था, मानो उसके न लौटने पर ही सबको खुशी होती। इन दिनों तक मैं गर्व से अपने पिता, भाई, चाचा, मामा के बारे में बताती रही हूँ, गर्व के साथ अपनी क्षति के बारे में कहा है, लेकिन खाला की बात कभी बोल नहीं पाई। आज मैं सारा निषेध तोड़ती हुई सगर्व कह रही हूँ, कैंप की अंधेरी कोठरी में मेरी खाला को बंद कर 10 कामुक नर पशुओं ने लगातार 16 दिनों तक उनका बलात्कार किया। हमारा समाज ऐसी किसी खाला को लेकर गर्वित नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने अखबारों में, सभा समितियों में बलात्कारकृत स्त्रियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। वीरांगना की उपाधि देते हुए उदारता के नाम पर एक तरह का मजाक किया है। लड़ाई से पैदा हुई सभी दरारें, बूट और बंदूक के कुंदों का नृशंस अत्याचार और मौत के खौफ तक को सभी ने स्वीकार किया, लेकिन बलात्कार नामक दुर्घटना को किसी ने स्वीकार नहीं किया। बाहर जब बलात्कार के शिकार हुई माँ बहनों के सम्मान को लेकर राजनीतिक नेतागण चिल्ला रहे थे, उस समय असम्मान के हाथों खुद को बचाने के लिए मेरी खाला ने
सीलिंग फैल से झूलकर फांसी लगा ली, वह महीना भी दिसंबर का ही था। तो साथियों, ये था तस्लीमा नसरीन जी की बुक औरत के हक में का भाग 6। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।